दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। एक ऐसा इंसान कि जो न सिर्फ इस वक्त इजराइल का मौजूदा प्रधानमंत्री है, बल्कि इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक इस पोजीशन पर बैठने वाला इंसान भी है। इवन पिछले पूरे 75 साल के इतिहास में इतनी ज्यादा ताकत और इतनी ज्यादा शोहरत इजराइल में किसी भी इंसान को नहीं मिल सकी है कि जितनी ज्यादा शोहरत और जितनी ज्यादा ताकत इस इंसान को मिली है। मगर इस इंसान ने शायद खुद भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह से उसको सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा शोहरत मिली है, बिल्कुल उसी तरह से ही उसके पॉलिटिकल मतलब के राजनीतिक करियर का अंत भी सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा बुरी तरह से होगा। गैर तो गैर बल्कि अपने लोग भी उससे इतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे कि जिसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बल्कि उसको तो इतिहास में इजराइल के सबसे नाकामयाब और सबसे जालिम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, नेतन्याहू की पूरी बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी सुनने से पहले आप लोग नेतन्याहू की तरफ से दिए गए काफी पहले के उस बयान को सुनिए, जो दरअसल नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी लोगों और मुसलमानों के बारे में दिया था। इस बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के जिसने लाखों की तादाद में बड़ी ही दर्दनाक तरीके से यहूदियों को कत्ल किया था, वो दरअसल कभी यहूदियों को कत्ल करना चाहता ही नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहता था कि अपने इलाकों से यहूदियों को निकाल दिया जाए। मगर तभी उस दौर के एक बड़े और मशहूर मुस्लिम आलिम के जो दरअसल उस दौर में फिलिस्तीन के शहर यरूशलेम में रहा करते थे, उनकी तरफ से हिटलर को खूब चढ़ाया गया। उन्होंने हिटलर को समझाया कि तुम ये गलती ना करो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ यहूदियों को अपने इलाकों से निकालोगे तो वो हमारे इलाके मतलब कि फिलिस्तीन में आकर आबाद हो जाएंगे। तो इस पर हिटलर की तरफ से पूछा गया था कि अगर मैं ऐसा ना करूं, मतलब कि उनको निकालूं भी ना, तो आखिर करूं क्या। इस पर यरूशलेम के मुफ्ती ने हिटलर को मशवरा दिया था कि तुम ऐसा करो, इन सबको खत्म कर डालो। और उन मुफ्ती की राय पर ही हिटलर ने बड़ी दर्दनाक और जालिमाना तरीके से चुन चुन कर यहूदियों को कत्ल करना शुरू किया था। मतलब नेतन्याहू साफ तौर पर ये कहना चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लाखों यहूदियों को कत्ल किया गया था, जो पूरा होलोकॉस्ट हुआ था, उसके जिम्मेदार भी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी मुसलमान थे। वैसे तो दोस्तों, ये एक ऐसा बेबुनियाद और झूठा इल्जाम था कि जिसको न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों की ही तरफ से बल्कि लिबरल ज्यूश की तरफ से भी ठुकरा दिया गया था। सब लोगों ने उस दौर में इस बयान पर नेतन्याहू का मजाक ही बनाया था। मगर जाहिर है इस बयान से इस बात का अंदाजा साफ लग जाता है कि नेतन्याहू के दिल में और दिमाग में मुसलमानों के लिए और स्पेशली फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए किस हद तक नफरत भरी हुई है। और ये कोई पहला मौका नहीं था, बल्कि नेतन्याहू ने तो अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में ही फिलिस्तीनी मुसलमानों को लेकर इस तरह के एक के बाद एक कई बयान दिए हैं। सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हमेशा इसी तरह की रहती हैं। और इस कट्टरता और इस नफरत के पीछे कहीं न कहीं नेतन्याहू के बैकग्राउंड को भी जिम्मेदार माना जाता है। बात करें अगर बैकग्राउंड की, तो नेतन्याहू का जन्म सन 1949 में तल अवीव में हुआ था। उस वक्त तक न सिर्फ इजराइल ने अपने बनने का ऐलान कर दिया था, बल्कि वो नकबा भी हो चुका था कि जिसके तहत लाखों फिलिस्तीनियों को उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू के फादर भी लगभग नेतन्याहू की ही तरह थे। वो हमेशा पूरे के पूरे फिलिस्तीनी इलाके पर ही एक यहूदी स्टेट बनाने के फुल सपोर्टर थे। फिलहाल नेतन्याहू की परवरिश कुछ तो यरूशलेम शहर में हुई, जबकि कुछ अमेरिका में हुई। दोस्तों, 1967 मतलब कि 1967 की वो जंग कि जो अरब और इजराइल के बीच हुई थी, उस जंग में नेतन्याहू को अमेरिका से इजराइल वापस आना पड़ता है। इस जंग में नेतन्याहू हिस्सा लेते हैं और अलग अलग मोर्चों पर इजराइल की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। जाहिर है दूसरे इजरायली लोगों की तरह नेतन्याहू भी बड़ी अच्छी तरह से जंग में अलग अलग मोर्चों पर और अलग अलग पोजीशंस पर लड़ चुके हैं, जिसका साफ तौर पर असर नेतन्याहू के मिजाज में भी नजर आता है। फिलहाल जंग के बाद एक बार फिर से नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका वापस जाने का फैसला किया जाता है। वहां पर हायर एजुकेशन कंप्लीट की जाती है और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नेतन्याहू की फिर से इजराइल में वापसी होती है। वापस आते ही नेतन्याहू ने अब इजराइल में बड़ी तेजी के साथ अपने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिए। नेतन्याहू को बहुत जल्द ही राजनीतिक तौर पर सफलता भी मिलती है और फाइनली 1984 में मतलब कि 1984 में नेतन्याहू को इजराइल की तरफ से यूएन के लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया जाता है। 1993 मतलब कि 1993 में नेतन्याहू को इजराइल की एक बड़ी राइट विंग पार्टी के जिसका नाम लिक्विड पार्टी है, उसका चेयरमैन
इलेक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, 1996 में तो नेतन्याहू इलेक्शन जीतकर इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। न सिर्फ पहले बल्कि यंगेस्ट मतलब कि इजराइल के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। फिलहाल उसके बाद दूसरे नेताओं की तरह हार जीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और साल 1999 आते आते तो इतने बुरे हालात बन चुके थे और नेतन्याहू की राजनीति में भी इतनी बुरी हार हो चुकी थी कि अब नेतन्याहू की तरफ से राजनीति से संन्यास मतलब कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में एक बार फिर से नेतन्याहू की राजनीति में वापसी हुई और एक बार फिर से नेतन्याहू ने कामयाबी हासिल करना शुरू की। साल 2009 में एक बार फिर से नेतन्याहू की पार्टी दूसरी कुछ पार्टीज के साथ मिलकर एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई और इस तरह से नेतन्याहू को दूसरी बार पीएम की गद्दी पर बैठने का मौका मिला। सन 2013 और सन 2015 में भी नेतन्याहू के अलायंस को ही जीत मिलती है, मगर सन 2021 में नेतन्याहू को हार का सामना करना पड़ा। मगर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नेतन्याहू को हराने के बाद वहाँ की कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने जो मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, मतलब जो छोटी छोटी विपक्षी पार्टियां एक जगह पर इकट्ठा होकर सरकार चला रही थीं, वो काफी अनस्टेबल थीं। मतलब आपस में ही उनमें इतनी ज्यादा अनबन थी कि उनकी ये सरकार ज्यादा लंबे वक्त तक चल ही ना सकी। ये सरकार गिर गई और सन 2022 में एक बार फिर से नेतन्याहू को ही पीएम की गद्दी पर बैठने का मौका मिल गया। मगर जाहिर है बहुमत तो नेतन्याहू को भी नहीं मिला था, तो इसीलिए नेतन्याहू ने भी कुछ अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर ही गवर्नमेंट बनाई थी। मगर ये जो सन 2022 में नेतन्याहू की तरफ से गवर्नमेंट बनाई गई थी, ये जहां एक तरफ इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टर और सबसे खतरनाक गवर्नमेंट थी, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए भी ये सबसे ज्यादा जालिम साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि जिन छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर नेतन्याहू ने सरकार बनाने का फैसला किया था, इनमें से ज्यादातर पार्टीज ऐसी थीं कि जो फिलिस्तीनी लोगों से नफरत के मामले में नेतन्याहू से भी कहीं आगे खड़ी हुई नजर आती हैं। मतलब नेतन्याहू जैसा इंसान भी कट्टरता के मामले में इन पार्टीज के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आता है। इन पार्टीज के ज्यादातर नेता सिर्फ ग्रेटर इजराइल ही नहीं बल्कि हैकले सुलेमानी के जिसको आजकल थर्ड टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसको बनाने के भी फुल सपोर्टर हैं। हुआ ये कि नेतन्याहू जैसा नेता कि जो पहले से ही काफी कट्टर रहा है और पहले से ही फिलिस्तीनियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने और वहां पर नई नई सेटलमेंट मतलब कि नए यहूदियों को आबाद करने का सपोर्टर रहा है, अब वो इन नई नई कट्टर पार्टीज की अपने गवर्नमेंट में आ जाने की वजह से चाहते हुए या फिर ये कहिए कि न चाहते हुए भी इस काम को और भी ज्यादा तेजी के साथ करने लगा। फिलिस्तीन और मेनली जो वेस्ट बैंक का इलाका है, अब उसमें झड़पें बढ़ना शुरू हो गई और हर दिन के साथ वहाँ के हालात खराब से खराब होते चले गए। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सेटलमेंट्स मतलब कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को लाकर आबाद किया जाने लगा और फिलिस्तीनी लोगों से ज़बरदस्ती उनकी अपनी ही ज़मीन छीनी जाने लगी। इवन अब तो इस तरह की खबरें आना भी एक आम बात हो गई कि जब कुछ कट्टर यहूदी लोग मुसलमानों को उकसाने के लिए अपने एक ताकतवर नेता को लेकर उसके साथ मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में घुस जाते और वहां पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते। इन सभी हरकतों की वजह से हुआ ये कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम दंगे फसाद पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए और हद तो तब हो गई कि जब हमास ने ही इस चीज को बुनियाद बनाकर इजराइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन जो हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह हमास की खुद की तरफ से यही चीज बताई गई थी। हमास ने कहा था कि मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है और उसको इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में लगातार बार बार क्रॉस करने की कोशिश की है और इसीलिए हमास ने इस मिशन को नाम भी तूफानुल अक्सा मतलब के अल अक्सा स्टॉर्म दिया था। ये तो सिर्फ बात थी उन छोटी पार्टीज के कट्टर और नफरती नेताओं की कि जिनके साथ आज के दौर में बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार चला रहे हैं। मगर इससे आप लोग ये बिल्कुल भी ना समझ लेना कि नेतन्याहू किसी से भी कम हैं, क्योंकि अगर आप लोग पिछले 30 से 35 साल का पूरा इतिहास उठाकर देखोगे तो जब जब इतिहास में किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई पीस डील करने की कोशिश की गई है, मतलब कोई समझौता करने की कोशिश की गई है, तो उस समझौते में अगर कोई इंसान सबसे बड़ा रोड़ा सबसे बड़ी रुकावट बना है तो वो कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू है। मिसाल के तौर पर 1993 में जब फिलिस्तीन के यासिर अरफात और इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ था, जो इतना बड़ा ऐतिहासिक समझौता था कि जितना बड़ा ना तो पहले हुआ ना बाद में, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को अब ये यकीन हो गया था कि ये मसला अब हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा और फ्यूचर में अब हमेशा हमेशा के लिए 2 स्टेट मतलब के 2 देश भी वजूद
وجود میں آ جائیں گے۔ یہ سمجھوتا کتنا بڑا تھا اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی لوگوں کو مطلب کہ یاسر عرفات کو اور اسرائیل کے پردھان منتری کو پیس نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ مگر دوستو بنجامن نیتن یاہو نے اس سمجھوتے کے خلاف اسرائیل میں بھرپور طریقے سے اپنے پردھان منتری کے خلاف کیمپین چلایا۔ دھیرے دھیرے اسرائیل میں اب ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ ایک کٹر یہودی نے اپنے اس پردھان منتری کو ہی گولی مار کر قتل کر ڈالا کہ جس پردھان منتری نے یہ سمجھوتا کیا تھا۔ اس پورے معاملے سے اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والی خطرناک نفرتی لہر نے ہی سن 1996 میں بنجامن نیتن یاہو کو نہ صرف الیکشن میں جیتنے میں مدد کی بلکہ بنجامن نیتن یاہو کو اسرائیل کا پردھان منتری بھی بنا ڈالا۔ فی الحال دوستو اسرائیل کی راجنیتی میں ایک لمبا سفر طے کرنے والے نیتن یاہو کا راجنیتک کریئر اب لگ بھگ بالکل اینڈ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جس طرح کا ماحول اس وقت نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے اندر دیکھا جاتا ہے اس طرح کا پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ویسے تو اس چیز کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں مگر جو سب سے مین وجہ بتائی جاتی ہے وہ دراصل بنجامن نیتن یاہو کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نیتن یاہو اس وقت اسرائیل کی پردھان منتری کی گدی پر نہیں ہوتے تو وہ کہیں اور نہیں بلکہ صرف اور صرف جیل میں ہوتے۔ جس طرح کے کرائم نیتن یاہو کی طرف سے کیے گئے ہیں اور جس طرح کے مقدمے اس انسان پر چل رہے ہیں اس کو کوئی بھی جیل جانے سے روک ہی نہیں سکتا تھا۔ اس انسان کے اوپر نہ صرف یہ آروپ ہے کہ اس نے اپنے یہاں کی میڈیا کو خریدا اور پیسے وغیرہ دے کر اپنے فیور میں کورنگ کروائی بلکہ ساتھ ہی ساتھ بنجامن نیتن یاہو اور ان کی بیوی پر اس چیز کا الزام بھی ہے کہ ان لوگوں نے بہت سارے بڑے بڑے ویاپاریوں کو فیور کرنے کے لیے ان سے مہنگے مہنگے تحفے لیے۔ کرپشن کی وجہ سے نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی عدالتوں میں جو مقدمے چل رہے تھے اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اب بہت جلد ہی وہاں کا کورٹ نیتن یاہو کے اوپر راجنیتک بین لگا کر اس انسان کو جیل میں ڈال دے گا۔ مگر تبھی اچانک سے وہاں کی گورنمنٹ گر گئی اور نیتن یاہو کی ایک بار پھر سے گورنمنٹ میں واپسی ہوئی۔ نیتن یاہو نے طاقت حاصل کرتے ہی سب سے پہلے اپنے آپ کو جیل جانے سے اور اپنے راجنیتک کریئر کو بچانے کا انتظام شروع کیا۔ اس انسان نے سب سے پہلے وہاں پر کچھ ایسے قانون بنائے کہ جس کے ذریعے سے وہ وہاں کی کورٹ کی شکتی کو ہی کنٹرول کر سکے۔ مطلب کہ عام طور پر جو سپریم کورٹ دنیا کے ہر دیش میں گورنمنٹ سے اوپر ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی اس کے اوپر کوئی نہیں چلتی ہے تو اب نیتن یاہو نے کچھ ایسا سسٹم کیا کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آ جائے مطلب کہ اس سے بھی نیچے پہنچ جائے اور اس طرح سے نیتن یاہو کو نہ صرف جیل سے چھٹکارا مل رہا تھا بلکہ وہ راجنیتک کریئر جو لگ بھگ پوری طرح سے ڈوبنے والا تھا وہ بھی بچ رہا تھا۔ مگر تبھی اسرائیل میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی نیتن یاہو نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ نیتن یاہو کے خلاف ساری کی ساری جنتا سڑکوں پر نکل آئی اور پھر ایسے ورود پردرشن شروع ہوئے کہ جو کچھ دن نہیں کچھ ہفتے نہیں بلکہ اگلے کئی مہینوں تک چلتے رہے۔ ان ورود پردرشن کو دبانے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، کئی بار مارا پیٹا گیا، کئی بار الگ الگ طرح سے زبردستی ان لوگوں کو بھگانے کی کوشش کی گئی مگر نیتن یاہو کا کوئی بھی پیترا کام نہیں آیا۔ ایون عام جنتا تو عام جنتا بلکہ اسرائیل کی جو ملٹری پولیس یا اس طرح کے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب بھی لمبے وقت سے نیتن یاہو سے ناراض چل رہے تھے۔ رپورٹس تو یہاں تک دعویٰ کر رہی ہیں کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے کوششوں کے باوجود بھی اسرائیل کی ملٹری کا جو لیڈر ہے اس کی بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگ وغیرہ نہیں ہو سکی تھی اور یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی کیونکہ بنجامن نیتن یاہو انٹرنل پالیٹکس میں حد سے زیادہ انوالو ہو چکے تھے۔ اسرائیل نیتن یاہو کے انہی فیصلوں کی وجہ سے اندرونی طور پر بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور اتنا زیادہ کمزور پڑ چکا تھا کہ جتنا پہلے کبھی بھی نہیں پڑا تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا حماس نے اور ظاہر ہے اس چیز کا اثر صاف طور پر 7 اکتوبر کے دن اس دن دیکھنے کو بھی ملا کہ جب اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نہ صرف بری طرح سے فیل ہوئی بلکہ حملہ ہو جانے کے بعد بھی اگلے کئی گھنٹوں تک وہ لوگ یہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ دوستو مینلی اپنے راجنیتک کریئر کو بچانے کے لیے بنجامن نیتن یاہو کے 2 پلان تھے۔ پہلا پلان تو یہ تھا کہ اسرائیل کو اندرونی طور پر طاقتور بنایا جائے اور اس کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ مضبوط کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ فلسطینی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دبایا جائے تاکہ ان کے دبانے سے اسرائیل کے اندر اور زیادہ ماحول پیدا ہو جو ماحول نیتن یاہو کے راجنیتک کریئر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا رہے۔
साथ ही साथ दूसरा प्लान ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर जितना जल्दी मुमकिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अरब और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम देशों से नॉर्मलाइजेशन किया जाए, मतलब उनसे दोस्ती की जाए। और अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया होगा कि अरब देशों के साथ इसराइल की नॉर्मलाइजेशन का ये प्लान बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। इसराइल ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि अगर सारे ही अरब और मुस्लिम देशों से एक एक करके दोस्ती कर ली जाएगी और रिलेशन को नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिलिस्तीनी लोगों की जो आवाज़, जो मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल पर चलता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाले और उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही जब हमारे खेमे में आ जाएंगे तो उनकी बात कौन करेगा। और अंदरूनी तौर पर तो हम ऑलरेडी उनको दबा ही रहे हैं, तो अगले कुछ सालों में ये पूरा फिलिस्तीनी मूवमेंट ही सिरे से ख़त्म हो जाएगा। मगर जाहिर है दोस्तों, 7 अक्टूबर के बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के साथ साथ इन दोनों प्लान पर भी पूरी तरीके से पानी फिर चुका है, क्योंकि जब से ही ये जंग शुरू हुई है तब से ही इजराइल के अंदर अब नेतन्याहू के खिलाफ इतना बड़ा माहौल तैयार हुआ है कि लगभग 90% आबादी का तो ये मानना है कि नेतन्याहू ही इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं और नेतन्याहू को फौरन अपनी पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ वो फिलिस्तीनी लोग के जिनके बारे में नेतन्याहू का ख्याल था कि उनको आसानी के साथ दबाया जा सकता है, पूरी दुनिया देख रही है कि इतनी खतरनाक जंग में और इतने लोगों की मौत के बाद भी वो अपने देश की बात खुलकर कर रहे हैं, अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और उनकी आने वाली नस्लें भी ज़मीन के लिए शायद जंगें करती रहेंगी। वहीं बात कर लें अगर दूसरे प्लान की, तो कुछ अरब देश के जो अंदरूनी तौर पर इसराइल के साथ दोस्ती करना चाह भी रहे थे, अब उनके देशों में ऐसा माहौल तैयार हो चुका है कि अगले कई सालों तक वो लोग चाहते हुए भी इसराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। अरब देश तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि इस जंग की वजह से अब तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी फिलिस्तीनी लोगों के फेवर में माहौल बन चुका है, और ये वो चीज़ है कि जो इतिहास में पहले शायद कभी नहीं हुई थी। यही वो सारी चीजें हैं कि जिनकी वजह से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो जंग चल रही है इसको लंबा खींचने और इस मकाम पर ले जाने के पीछे कहीं न कहीं नेतन्याहू का ही दिमाग है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि जैसे ही ये जंग रुकेगी न सिर्फ पूरे मामले का नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, बल्कि राजनीतिक करियर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत जल्द ही जेल भी जाना पड़े, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट तो नेतन्याहू की तरफ से लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।